हेलो। नीचे शशि कर लेगा, ज्वाइन करवा देगा। ओके। सम्स हुआ था क्या? बन रहा था कॉपी? हाँ, डाउट। अच्छा, डाउट का कहानी है। बताइए कौन सा है? कॉस्ट। इसमें नहीं है। एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए ना, क्या है? ये बताइए क्या था प्रीमियम वाला? शूट एट कंपनी इशू की कंपनी इशू क्या है? 1 लाख 100% डिवेंचर और जो 12% डिवेंचर। इंटरेस्ट कितना है? 12%। मैं इनफॉर्मली कर रहा हूँ, ठीक है। डिवेंचर रिडीम आफ्टर 7 ईयर। तो इसका ये होगा 12 रुपया, ठीक है। तो के डी इज इक्वल्स टू आई 1 - T + F - P/N होल डिवाइडेड बाई F + P/। ये सही है, ठीक है। तो इतना बड़ा लिख दिया यहाँ 12 और 1 या 12 12 है 1 - ठीक है 12 × 0.65 ना, फिर प्लस 100 - 110 डिवाइडेड बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 100 बस 110/2, ठीक है। आ गया समझ में? नोट लिखिए यहाँ पे, नोट। इसके बाद वाला, इसके जो आप कर रहे होंगे ना, यहाँ पर जहाँ अटक गई हैं, जहाँ पर अटक गई हैं वहाँ पे नोट लिखना है। हाँ, ये वाला जो यहाँ पर अटक गई हैं वहाँ पे नोट, ठीक है। समटाइम्स 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 अच्छा एक रुक जाइए, यहाँ पे कितना इसका क्या हो रहा है? ये 12.1.65 7.8 नहीं, उसके बाद डिवाइड ये 105 इंटू 100 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है देखिए। आंसर क्या है? आंसर देखिए, वो ये 4342, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। लिखिए नोट, नोट लिखिए, नोट। समटाइम्स समटाइम्स issue price sometimes issue price is more than redemption price। ब्रैकेट में समटाइम्स नहीं, मैंने बोला समटाइम्स इशू प्राइस इज मोर देन
redemption price bracket में we can also tell redemption price is less than issue price. Redemption price is less than issue price bracket close, which is not technically correct, which is not technically correct in the practical market, which is not technically correct in the practical market. Full stop. Therefore, in books and previous year solution by institute, in books and previous year solution by institute, they take issue price is equals to redemption price. Issue price is equals to redemption price in this special situation. In this special situation, we also called it as ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा चुपकी लिख लो. जब आपको ऐसा फील होगा कि रिडेम्पशन प्राइस ज़्यादा है, इशू प्राइस कम है, तो क्या है? चुपकी. ठीक है, क्लियर है? अब इस केस में क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100. तो ये 0 हो जाएगा. क्लियर है? और कुछ है? और क्या क्या जल्दी? नहीं, पॉइंट का डेसिमल का चलेगा. ये 4243 चलेगा, बगल में अप्रॉक्स लिख देना. नहीं, वो सब चलेगा, मैंने बोला ना फॉर्मूला राउंडिंग ऑफ का. हाँ ठीक है. और बुक का है क्या? मैं बुक का बता दूंगा आपको. ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद भी झट से बता दूंगा. ठीक है, पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं. लिखिए, प्रेफरेंशियल डिवेंचर हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, नीचे लिखे, it is the rate that company required to earn for its it is the rate that company required to earn. It is the rate, it is the minimum rate. It is the minimum rate that the company is required to earn for its equity shareholder. ठीक है, लिखिए नीचे, consider the following table to understand the preference given and the risks taken and risks taken for different stakeholder, for different financial stakeholder.
ठीक है, देखो क्या टेबल है, डिबेंचर कहाँ खड़ा है, प्रेफरेंस शेयर कहाँ खड़ा है, इक्विटी शेयर कहाँ खड़ा है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, पहले देखेंगे। हाँ, इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट पहले क्या आ रहा है, सेल्स, यही तो आ रहा है, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट परचेज एक ही है ना, कॉस्ट ही होता है, परचेज इज अ कॉस्ट। ठीक है, ये क्या आ गया, अरे कॉस्ट वाले लोग बोलो, नहीं किए क्या मार्जिनल कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी। अरे समझ में, कॉस्ट कितने तरफ का होता है, नेचुरल, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, वो दोनों लेस कर दिया ना, फिर लेस ईबीआईटी में पहला इंटरेस्ट कौन है, पहला ईबीआईटी में सबसे पहले लेस क्या करेंगे, देखो नाम से ही पता चलेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब किसका इंटरेस्ट, शेयर्स का नहीं, डिवेंचर का, शेयर होल्डर इंटरेस्ट नहीं लेते, डिविडेंड लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, किसका इंटरेस्ट रेस करेंगे, डिवेंचर या फिर बैंक लोन, ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बताओ जल्दी, ईबीटी, ईबीटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर, ईबीआईटी एंड टैक्स। ठीक है, फिर इसमें से अब क्या लेस हो जाएगा, टैक्स एट द रेट ऑफ कुछ परसेंट, ये क्या आ जाएगा, ईएटी या फिर पैट जो भी हो, मतलब इसका फुल फॉर्म प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इजी है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सब आ रहा समझ में टेबल। ठीक है, सबसे पहले कौन लाइन में खड़ा है पैसा लेने के लिए, सबसे पहले लाइन में पैसा लेने के लिए कौन खड़ा है, डिबेंचर, उसके बाद गवर्नमेंट, उसके बाद शेयर होल्डर, उसके बाद लास्ट में बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर। हु इज टेकिंग हायर रिस्क, रिस्क सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है, आंसर इज इक्विटी शेयर होल्डर, लास्ट में खड़ा है लेने के लिए, बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है, पहले प्रेफरेंस को देगा फिर इक्विटी को देगा। ठीक है, रिस्क सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है, सबसे कम रिस्क कौन ले रहा है, डिवेंचर सबसे कम रिस्क ले रहा है, तो रिटर्न, इंटरेस्ट या रिटर्न या कॉस्ट सबसे ज़्यादा चार्ज कौन करेगा, किसको चाहिए सबसे ज़्यादा हमको कॉस्ट चाहिए, सबसे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर, क्यों, रिस्क ले रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है, कुछ फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डिमांड कौन करेगा, इक्विटी शेयर के बाद ज़्यादा डिमांड कौन, प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद डिमांड कौन करेगा, डिवेंचर। टैक्स गवर्नमेंट का तो जो टैक्स है वो टैक्स है, ठीक है, वो तो डाल के रखी है कि 25% का टैक्स है, 30% का टैक्स है, 35% का टैक्स है, वो डिमांड नहीं कर रही है, वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। लेकिन सबसे कम इंटरेस्ट का सबसे कम डिमांड कौन करेगा, डिवेंचर। कौन कौन चाहेगा कंपनी एकदम फाड़ के करे, बहुत अच्छा करे, इक्विटी, क्यों, वो ज़्यादा मिलेगा तो सब उसको मिलेगा, सब उसी को मिलेगा। कौन चाहेगा कि कंपनी ज़्यादा रिस्क नहीं ले,
कौन चाहेगा कम ना ले डिवेंचर, क्योंकि वो ज़्यादा भी रिस्क ले, ज़्यादा अगर कंपनी रिस्क लेगी, ज़्यादा अगर कंपनी रिस्क लेगी तो ज़्यादा कमाएगी या तो फिर एकदम डुबा देगी। ज़्यादा भी कमाएगी तो डिवेंचर को उतना ही मिलेगा, और तो उतना ही मिलेगा, तो चलेगा भाई ज़्यादा नहीं, हमको ज़्यादा नहीं करना है, कम ही कमाओ, मेरा इंटरेस्ट उतना दो। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको नोट कर देते हैं। फुल फॉर्म लिख लेना अगर याद नहीं आ रहा तो। ठीक है, ईबीटी इक्विटी, किसी का फुल फॉर्म नहीं समझ में आ रहा तो हमको बताओ, मैं लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार यूज़ करेंगे, ईबीआईटी ईबीटी ऐसे ऐसे करके यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग की क्या कंप्लीट कर दिए, डिवेंचर होल्डर का क्या क्या इंटरेस्ट रहेगा, कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ेगा, क्या लिखे थे केडी, कंप्लीट कर दिए। ये क्या, ये कंप्लीट कर दिए केपी। अब ये बचा हुआ है के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, पहला बात है, इट इज़ अ मिनिमम, मतलब कम से कम कॉस्ट, अगर सुनो, अगर कॉस्ट के ई आ रहा है 18%, के ई आ रहा है 18%, और ये जो आ रहा है ये 18% से ज़्यादा है, इसका मतलब कॉस्ट रिकवर हो गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर 18% आ रहा है, मैं कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट करता है मैं बताऊँगा, कैलकुलेट करके 18% आ रहा है, और ये जो कैलकुलेट किया ये किसी से 18% से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये जो है सोचो 500 लाख आ रहा है। ठीक है, 500 लाख आ रहा है। ठीक है, ये 18% से ज़्यादा है, ये सोचो 23% है, कैपिट जितना भी इन्वेस्ट किया था उसका 23% है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अचीव, आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अचीव्ड। और अगर ये सोचो 100 लाख ही है और ये आ रहा है सोचो 13%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नॉट अचीव्ड। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो बात यहाँ पे डिबेट किस चीज़ का है, डिबेट है कि 18% कैसे निकाले। पूरा फाइनेंस में ये निकालने में ना बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी दे के रखा है, और कोई भी थ्योरी सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी थ्योरी में। क्यों? इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोल रहा है, मैंने सबसे ज़्यादा रिस्क लिया है, मुझे ज़्यादा चाहिए। कितना ज़्यादा चाहिए वो तो डिपेंड करता है ना,
आप लोग तीनों इन्वेस्ट किए कंपनी में, आप क्या बोल रहे, तीनों क्या बोल रहे हैं कि मुझे ज़्यादा चाहिए। किससे ज़्यादा चाहिए? इन दोनों से ज़्यादा चाहिए, बोल रहे हैं ना तीन। ये बोल रहे हैं कि मुझे ज़्यादा चाहिए। कितना ज़्यादा चाहिए हमको? ये बोल रहे हैं मेरा 25% चाहिए। ये इंटरेस्ट 9% का है, ये 12% है, आ रहा है ना 12%। अब बोल रहे हैं मुझे ज़्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 25% चाहिए। ये बोल रही हैं 35 चाहिए, ये बोल रहे हैं हमको 32 चाहिए। क्योंकि ये अपसाइड अपसाइड में कुछ पता नहीं चलता ना कॉस्ट। ये तो भैया ये क्या है, इंटरेस्ट का क्या है? अगर अगर 100 लाख का लोन लिए हैं और 9% का इंटरेस्ट है, आप कितना इंटरेस्ट दोगे उसको? कितना इंटरेस्ट देंगे? 100 लाख का लोन लिए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं 100 लाख का, और इंटरेस्ट रेट है 9%। कितना इंटरेस्ट देंगे आप? 9 लाख ना, ज़्यादा क्यों देंगे? 100 का 9%, 9 लाख। कोई बिजनेस बोलेगा कि मैं ज़्यादा कमाई हुआ आपका 100 लाख से ज़्यादा ले लो इंटरेस्ट? बोलेगा क्या? नहीं बोलेंगे ना। तो ये कितना का देगा? 9 लाख, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड 11% है, 11% है। आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है से 100 लाख का, आप कितना डिविडेंड देंगे? हाँ, 11 लाख, क्योंकि रेट फिक्स है। इसका रेट फिक्स नहीं है, अंडरस्टूड? इसका रेट फिक्स नहीं है, तो ये क्या बोलेगा? हमको ज़्यादा चाहिए। बोलेंगे 25% चाहिए, 35% चाहिए, 48%, चाहे चौथा का बैठा देगा बोलेगा 100% चाहिए। तो डिफाइंड नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन कॉस्ट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला दिया हुआ है। तो क्या क्या टाइप है कॉस्ट निकालने का, ठीक है, नीचे लिखिए। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ये वाला, इसको हम लोग लिख जो बनाए थे लिख देते हैं। हेयर हेयर डिबेंचर इज taking less risk, ठीक है। ये डिबेंचर इज टेकिंग लेस रिस्क डैश विल डिमांड लो लो कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर is taking high risk from debenture but low risk from equity shareholder dash will demand more from डिवेंचर होल्डर बट लेस फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आ रहा है क्या मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बुलेट, इक्विटी शेयर होल्डर इज टेकिंग हाई रिस्क। नेक्स्ट पेज में लिख लो भाई, equity shareholder is taking high risks, hence will demand high rate of return. Next line, in this topic we need to understand the return required by equity shareholder, which will be the return required by equity shareholder ESH लिखिए, equity shareholder
which will be cost for the which will be cost of equity, which will be cost of equity ब्रैकेट में के ई, ब्रैकेट में के ई for the company, for the company. ठीक है, आ रहा समझ में? नीचे लिखिए नंबर वन, नंबर वन, ये मतलब ये फर्स्ट मेथड हो रहा है. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड. अरे डिफरेंट डिफरेंट मेथड है ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का. ठीक है, फर्स्ट मेथड, रिस्क प्रीमियम मेथड, रिस्क प्रीमियम. ठीक है यार, के ई इज इक्वल्स टू, देखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस रिस्क प्रीमियम. ठीक है, आ रहा समझ में? मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो ज़्यादा मांगेंगे ना. ठीक है, डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो ज़्यादा मांगेंगे. अगर मेरा डिबेंचर का इंटरेस्ट, सुनिए, डिबेंचर का इंटरेस्ट 8% है और मेरा प्रीमियम, भाई मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, और तो मुझे कम से कम 6% ज़्यादा चाहिए. तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना पड़ गया? डिबेंचर इंटरेस्ट है 8% और मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे रिस्क प्रीमियम चाहिए. आ रहा है ना समझ में? रिस्क का प्रीमियम चाहिए, रिस्क लेने के अगेंस्ट में प्रीमियम चाहिए, और वो 6% है. तो कितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना पड़ता है? 14%. ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ इसमें फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल सा अंडरस्टैंडिंग है. कितना है? 14%. ठीक है, यहाँ पे लिखिए जजमेंटल, जजमेंटल. भाई ये प्रीमियम कितना है वो निकालना तो पॉसिबल नहीं, वैरी कर जाएगा. अंडरस्टूड? रिलायंस का देखिए, रिलायंस का शेयर्स ऑल ओवर मार्केट कैप है. ठीक है, कितने जन लेके रखे हैं, सबसे पूछिए कितना चाहिए, तो कितना चाहिए का इसमें कैसे निकालेंगे? कितना चाहिए, कितना लाख शेयर्स का, कितना लाख आदमी को उससे पूछो कितना कैसे चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है. ये जजमेंटल है. ठीक है, जजमेंटल, अपना अपना मन. अपना अपना मन. ठीक है, दिया रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट, अपना 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 मन. देखिए, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये वाला देखिए, नेक्स्ट लास्ट. ठीक है, यहाँ पे अमाउंट
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाउंट आया है से 500 लाख। 500 लाख किसको देना है? 500 लाख कौन लेके जाएगा घर? इसमें डिवेंचर का हक है, वो तो काट उठ के आया है भाई। तो कंपनी का लास्ट में जो 500 लाख रुपया बचा हुआ है, ठीक है, वो कौन लेके जाएगा? पूरा का पूरा किसका हक है? ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी कौन है? इक्विटी और शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी जो बैठी है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो बैठी है वो देख रही है, सुनो कॉन्सेप्ट है सब, ठीक है, मैनेजमेंट जो बैठी है देख रही है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, वो उसके पास प्रोजेक्ट बहुत हाई हाई एनपीवी का है, मैं आज कुछ प्रोजेक्ट में डालूंगा तो उस पर बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, कंपनी देख रही है बहुत लंबा लंबा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर लोग बैठे हुए हैं ले जाने के लिए पैसा, कंपनी इसको देगी क्या? आंसर इज नहीं देगी। वो वापस क्या करेगी? कंपनी में री इन्वेस्ट। ठीक है, कंपनी में री इन्वेस्ट। ये लोग बैठे हुए हैं 20% लेने के लिए, वो ये लोग बैठे हुए हैं कि उनके ये कम से कम इस पैसा से 20% कमा लेंगे, और जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है ना, उसको दिख रहा है कि मैं 25% का इनकम जनरेट कर दूंगा। तो ये कंपनी क्या बोल रही है, ये शेयर होल्डर क्या बोल रही है कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं 20% कमा दूंगा। कंपनी क्या बोले, मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है मैं तेरे को 20% से ज़्यादा कमा के दूंगा। उस जगह में कंपनी क्या करेगी? प्लाउ बैक रिटेन करेगी, रिटेन। तो रिटेंशन कितना होगा? 100%। समझ में आ रहा है क्या? रिटेंशन 100%, सारा का सारा कंपनी लेगी। मतलब क्या? नो डिविडेंड, टू इक्विटी शेयर होल्डर। आ रहा है समझ में? इक्विटी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। अभी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट तो बटेगा ना, प्रॉफिट तो बटेगा। मेरा अगर पाँच शेयर होल्डर है, सोचो आपको 200 शेयर होल्डर है, 200 लाख शेयर होल्डर है। अगर वो रिटेन नहीं करती कंपनी, तो कितना बटता सब में? 500 लाख बाई 200 लाख, 2.5 रुपया डिविडेंड जाता सबको। ठीक है, 2.5 रुपया डिविडेंड जाता सबको। अब कंपनी बोली कि हम नहीं देंगे डिविडेंड, हम आपको ज़्यादा कमा के देंगे पैसा। ठीक है, तो क्या करेगी? 100% कितना डिविडेंड आएगा? 0। आ रहा समझ में? कंपनी बोल रही है कि हम 60% देंगे और 40% रिटेन करेंगे। आ रहा समझ में? या आर या पार तो नहीं होता ना, या तो हो सकता है ना कि आधा बोलिए, आधा हम दे देंगे, आधा रिटर्न करेंगे। कंपनी बोली कि मैं 60% दे दूंगा आपको और 40% लेके जाऊंगा। तो कितना डिविडेंड देगी सबको? 500 का 60% कितना आएगा? 300। ठीक है, 500 का 300 डिवाइडेड बाई कितना? 200। सबके पास कितना आएगा? 1.5 रुपया आएगा ना, 1.5 रुपया आएगा सबके पास। ओके, अब यहाँ तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी। मैं क्या था, एक्स्ट्रा नोट्स लिख देना, एक्स्ट्रा नोट्स। ये इसके संग वो कंटिन्यूशन में नहीं है, एक्स्ट्रा नोट्स। ठीक है, if the if the demand of the equity shareholder, if the demand of the equity shareholder
इज, अच्छा इफ डिमांड नहीं, काट दीजिए उसको, काट देना प्लीज, सॉरी उसको काट देना, नहीं नहीं इसको पूरा लाइन को काट देना, नीचे लिखे द कंपनी अर्न प्रॉफिट, द कंपनी अर्न प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, that will create the that will create the wealth of the equity shareholder, that will create the wealth of the equity shareholder, full stop. Next line. if company can earn, if the company can earn, if the company can earn more than that earned by equity shareholder, more than that earned by equity shareholder, more than that earned by equity shareholder, the company will pay no dividend. The company will pay no dividend to their equity shareholder. Hence, dividend payout ratio, hence dividend payout ratio, hence dividend payout ratio is 0%, is 0%. ब्रैकेट में रिटेंशन रेशियो और प्लॉइंग बैक रेशियो, रिटेंशन रेशियो और प्लॉइंग बैक रेशियो इज कितना 100%. उसी टोन में नीचे इफ कंपनी अर्न लेस देन इक्विटी शेयर होल्डर, वही टोन में इफ कंपनी अर्न लेस देन that of equity shareholder, if company earn less than that of equity shareholder, the company should pay 100% dividend. The company 100% dividend, bracket retention ratio is कितना 0%. ठीक है. नेक्स्ट however in the real world company pays dividend, फिर से बोलता हूँ, however in the real world company pays a part of profit as a dividend, a part of profit as a dividend, and part of profit and the remaining part is plowed back, PLOUGHED, plowed back. Full stop. Example, if the company's earning for equity shareholder, आप समझ में आ रहा होगा कौन सा फिगर बोल रहा हूँ. ठीक है, प्रॉफिट बोलने से ऊपर भी दिखता है, EBIT का बात कर रहे हैं क्या. ठीक है, मैंने इसीलिए पूरा एग्जैक्ट टर्म लिखा है. अर्निंग
for equity shareholder is 500 lakhs is- and management decided and the management decided to give the dividend of 40% and of 40%. It means dividend to be paid, it means dividend to be paid to equity shareholder is equals to कितना, इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू कितना, 500 लाख का प्रॉफिट है, 40% का डिविडेंड पेमेंट करेंगे, कितना, 500 लाख का प्रॉफिट लिखवाया है, 40% का डिविडेंड पेमेंट करेंगे, 200 lakhs. नीचे therefore dividend to each shareholder is equals to dividend to each shareholder is equals to dividend divided by number of shares outstanding. दिख रहा है ना, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो आ रहा है समझ में, एक एक शेयर होल्डर को 5 डिविडेंड मिलेगा, मतलब कि कितना आती है आपका, कितना आता है 200 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ओके नेक्स्ट, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स दे देगा एग्जाम में, ठीक है, उसके बाद therefore we can also tell dividend payout ratio is dividend payout ratio is 40%, यही है ना, इज इक्वल्स टू डीपीएस, सॉरी डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग इज इक्वल्स टू डिविडेंड, यही है ना भाई, 40% कहाँ से निकाला है आप, डिविडेंड कहाँ से निकाला है, अर्निंग इंटू 40% किया है ना, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो दिख रहा है ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको एग्जाम में निकालने बोलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आऊँ, रेशियो इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग, आ रहा है ना, 500 लाख में से 200 लाख दे दिया डिविडेंड, तो 40% दे दिया, तो मैंने उल्टा लिखवाया ना, 40% दे दिया, हाँ वही किया ना, और वी कैन ऑल्सो, और नीचे, और on per share basis, on per share basis, dividend payout ratio is equals to DPS divided by EPS. अब समझो, ये आप समझ में आ रहा हो क्या, DPS is equals to EPS, इसमें क्या है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा DPS, और सेम नंबर ऑफ शेयर्स इसको डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा EPS, तो वही तो करने से हो जाएगा ना, हम लोग एक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस किए हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर किए हैं, हम लोग पर शेयर का हिसाब से किए हैं या फिर पूरा टोटल करके, डिवेंचर किए हैं ना, ठीक है, डिवेंचर किए तो हम लोग पर शेयर किए हैं या कि टोटल डिवेंचर का किए हैं, पर शेयर किए ना, 12 रुपया लिखे थे ना, 12 रुपया, तो पर शेयर का बात हो रहा था ना, तो हम लोग का ये ज़्यादा यूज़ होगा, DPS बाई EPS, ठीक है, नीचे therefore retention ratio is equals to 1 minus dividend payout ratio, आएगा ना, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो है 40%, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60% सर, 0.663%, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में, ओके, ये एक्स्ट्रा नोट्स था, मैंने को टेबल के बाद ही लिखवाना था, ठीक है, स्किप हो गया, एनी हाउ क्या चल रहा था हमारा, रिस्क प्रीमियम, ठीक है, नेक्स्ट मेथड, नहीं आपको समझ में आ रहा है क्या, मैं स्किप करके आपसे बात करना, हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक है,
अच्छा, कोई मुझे व्हाट्सएप किया था कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कौन किया था? सर मैंने किया था। वो आपने किया था क्या? मैं उस टाइम कर नहीं पाया क्योंकि मैं बिजी था। मैं क्वेश्चन कॉपी में करके आपको भेज दूंगा। ओके सर, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ सर, हाँ। हाँ, क्या था? और सेकंड मेथड ना, डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड इज इक्वल्स टू डी वन प्लस जी डिवाइडेड बाई पी नेट प्लस जी। हाँ, पी नेट समझ में आ रहा होगा आपको? पी नेट आ रहा है क्या समझ में? इशू प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट लिख लेंगे, लिखो पी नेट, नेट प्रोसीड। ठीक है, लिखिए। वेयर डी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऐसे लिखिए। बी इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, सॉरी, डिविडेंड पर शेयर जी इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट, पी नेट इज इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। आ रहा है समझ में? और जी अजी जी तो लिख दिया। ठीक है, मेरा डिविडेंड पर शेयर है, सुनिए, मेरा डिविडेंड पर शेयर है 10 रुपया। आ रहा था ना पीछे 1.5 रुपया, सोचो 10 रुपया है। और मैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर में ग्रोथ है से 12%। क्लियर है? तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा? हाँ, मेरा टाइम हो जाएगा तो हमको एक बार बता देना। मेरा डीपीएस है, कितना है? 10 रुपीज़। आपको समझ में आ रहा है ना डीपीएस कहाँ से आ रहा है? ठीक है, अर्निंग निकाले और गवर्नमेंट अर्निंग निकाला, मैनेजमेंट ने बोला इतना डिविडेंड देगा, जो डिविडेंड दिया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, जो डीपीएस आ रहा है 10 रुपया। और मेरा ग्रोथ है, ग्रोथ, अगर डिविडेंड दिया है, कुछ डिविडेंड लेके गया तो ग्रोथ तो दिख रहा है ना कंपनी को। ठीक है, ग्रोथ है से 12%। तो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना होगा? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर का, ये डी जीरो है, ये डी जीरो है, दिख रहा है ना आज का। तो डी वन क्या होगा? यही होगा ना भाई, देख लो, आपको आ रहा है क्या समझ में? यही तो होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है ऊपर में? मतलब कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, आपको एग्जाम में हो सकता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं दे, करंट डिविडेंड दे और ग्रोथ रेट दे, तो ऐसे निकल जाएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अगर आपको बोल दिया एग्जाम में एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो इसमें क्या होगा? ग्रोथ रेट डालना होगा कि नहीं डालना होगा? नहीं डालना होगा ना। आपको बोल दिया कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड 23 रुपया है, तो आप पूरा का पूरा में 23 डालेंगे। हाँ, नहीं, आपको देखो, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना होगा? डी जीरो कितना? 10, 1 प्लस क्या आ जाएगा ये? 10 इंटू
12 आएगा क्या? 11.2 आएगा क्या? तो अभी का प्रेजेंट डिविडेंड कितना है? प्रेजेंट डिविडेंड कितना है? 10 है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के लिए कितना है? 2। अगर अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रेजेंट करंट डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज टी, सॉरी 10, ठीक है, और ग्रोथ 12, ग्रोथ रेट है 12, तो ऊपर में डालेंगे सारा डी प्लस वन प्लस डी इंटू वन प्लस जी। अगर आपको बोल दिया होगा तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द कंपनी इज 11.2, तो ऊपर में फिर डालेंगे क्या 1 प्लस, तो डायरेक्ट यही डालेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में बोला क्या है। हाँ, ये दिस इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, यहाँ से करते हैं, छोड़ो जल्दी से। ये नेहा समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। ठीक सर है। एक क्वेश्चन था सर। हम्म। सर ये फॉर्मूला में अगर ग्रोथ रेट दिया होगा तो फिर 1 + g नहीं करना है ना? करना है, सॉरी, करना करना होगा। है। ग्रो ग्रो, एक मिनट, कौन सा बोल रहे हैं? सर अगर ग्रोथ रेट दिया हुआ है तो फिर 1 + g जो है फॉर्मूला में वो मतलब लेना पड़ेगा ना? डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड अगर दिया रहेगा तो ये 1 + जी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा एक्सपेक्टेड अच्छा। डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया रहेगा तो 1 + जी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हाँ। करंट डिविडेंड दिया हुआ है तो 1 + जी आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके सर। देगा, अरे कंफ्यूज करने के लिए देना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी देगा, ग्रोथ रेट भी देगा, कि आप लोग एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे 1 + जी डाल दो ताकि रॉन्ग हो जाए। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में नेहा? हाँ हाँ सर। ये वाला देखिए, 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिख नहीं सकते प्लीज आप, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। के ई नीचे लिखे, के ई इज इक्वल्स टू, अच्छा कैसे पता चलेगा डिविडेंड डालना है कि डिविडेंड यील्ड मेथड डालना है कि रिस्क प्रीमियम डालना है? नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा डिविडेंड यील्ड डालना है, डिविडेंड यील्ड डालना है, रिस्क प्रीमियम डालना है। आपको डेटा देख के समझना पड़ेगा कौन सा मेथड लगेगा। इसमें आपको डेटा देख के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कौन सा मेथड लगेगा? डिविडेंड यील्ड वाला, क्योंकि डिविडेंड का बात कर रहा है। अंडरस्टूड? जल्दी जल्दी नेक्स्ट। के इज इक्वल्स टू डी 1 + जी होल डिवाइडेड बाय पी नेट प्लस जी, पी नेट प्लस जी, ये इंटू 100, ये परसेंट में आता है ना हम लोग का, इंटू 100। देखिए डी क्या है, डी क्या है 50, तो 50 प्लस 1 + जी, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, जो लिखा है ना काट देना, क्योंकि वहाँ पे वर्ड एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड 50 रुपया नेक्स्ट ईयर, ये D+1 दिया हुआ है। हाँ डायरेक्ट 50 डिवाइडेड बाई 500 इंटू, नहीं, प्लस जी प्लस 0.06 होल इंटू 100, कितना आ रहा है? 16% आएगा, 16%, ठीक है।
हाँ पी नेट है, पी नेट ही होगा ना, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो जीरो करके फिर पी नेट ही होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, घर जाना क्या, लेट होना। ठीक है, ठीक है, आज ख़त्म करते हैं यहाँ तक। ठीक है, आपके बुक में अगर डिविडेंड यील्ड मेथड का कोई सम्स होगा ना तो कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू नेहा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड होगा।